हेलो एवरीवन। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत जिनका स्वास्थ्य से किस तरीके से इंटर रिलेशन है, स्वास्थ्य में उनका रोल क्या है, उनकी महत्ता क्या है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उनके बारे में जानेंगे समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसे कैसे पढ़ें और यहाँ पर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि क्लासेस को रेगुलर रूप से देखते चलिए। हर क्लास को यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद रिवाइज करते चलिए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और डेली का काम डेली खत्म करते चलिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, आपकी तैयारी परीक्षा से पहले हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा के लास्ट समय तक आप सिर्फ पढ़ते रह जाएं, ठीक है। तो इसलिए जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं डेली, काफ़ी सारी क्लासेस आपको देखा मिल रही हैं। आपको भारतीय समाज की भी क्लासेस मेरी मिल रही होंगी, आपको यहाँ पे स्वास्थ्य विज्ञान को लेकर के क्लासेस आ रही हैं। तो जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं उन सारी क्लासेस को डेली बेसिस पे टारगेट बना करके उन्हें टाइम टू टाइम खत्म करना है और रिवीजन करना है, और हो सके तो यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। तो चलिए आज का अपनी क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जानेंगे आज क्या कुछ है। तो सबसे पहले देखिए, स्वास्थ्य के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसमें हम 3 सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं, एक एक करके तीनों सिद्धांतों को समझेंगे उसमें क्या कुछ है। जिसमें से पहला जो सिद्धांत यहां पर है वो है संघर्ष सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को लेकर के आपको ध्यान रखना है, इसे जो प्रस्तुत किया गया था ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लाया था। इनका ये सिद्धांत था जो विचारों पर आधारित है, यानी कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। आपसे पूछा जा सकता है कि संघर्ष सिद्धांत किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स के दिया था। अब इसमें होता क्या है या क्या कहा गया है संघर्ष सिद्धांत में? इसमें कहा गया है कि समाज में संसाधनों, शक्ति और अवसरों के असमान वितरण के कारण ही संघर्ष होता है। यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में, उसका एक बड़ा रीजन यह है कि जो संसाधन है वर्तमान समय में सोसाइटी में सभी को समान रूप से वितरित नहीं किए जा रहे हैं, सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं है, सभी को समान रूप से वो सुविधाएं यहां पर नहीं दी जा रही। और जब ऐसा होता है तो समाज में दो वर्गों के बीच, दो समुदायों के बीच, दो यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर विरोध होता है, कन्फ्लिक्ट होता है और यहाँ पे संघर्ष का वो कारण बन जाता है। अब देखा जाए तो स्वास्थ्य के संदर्भ में इसका प्रयोग कैसे होता है। अब मान लीजिए हर एक व्यक्ति के पास एक बड़ा मुद्दा यहां पर यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं, आसान नहीं है, अगर सुलभ नहीं है, अच्छे अस्पताल हर जगह नहीं है, अच्छे डॉक्टर हर जगह नहीं है। इसके कारण क्या है कि जो अमीर वर्ग होगा वो तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो गरीब वर्ग होता है उसे वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलते हैं, अच्छा इलाज नहीं मिलता है, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपके कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। इसीलिए स्वास्थ्य के संदर्भ में कहा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं भी समान रूप से वितरित नहीं होती हैं और यह भी कई बार विरोध का मुद्दा बनता है। जैसे बात करें यहाँ पे अमीर वर्ग जो है उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकता है, अच्छे हॉस्पिटल, उसको थोड़ी बहुत भी समस्या होती है तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल और बड़े से बड़े डॉक्टर के पास उसकी आसान पहुंच होती है, जिसका त्वरित यहाँ पर निदान भी हो जाता है। वहीं अगर आप बात करें गरीब वर्ग की, तो उसके पास तो पहले तो सीमित कह सकते हैं एक्सेस होगा, वो बहुत बड़ी अस्पताल में नहीं जा सकता, बड़े शहरों की तरफ नहीं जा सकता है, सीमित संसाधन है, सीमित यहाँ पर आसपास के किसी छोटे मोटे अस्पताल में जाएगा, ठीक है। और उसमें भी यहाँ पर आपको जो डॉक्टर हैं, जो सुविधाएं यहाँ पर उस अस्पताल में होंगी, शायद वो वहां पर उससे संबंधित समस्याओं के लिए नाकाफी होंगी या उस तरीके उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये समस्या है जो आपको देखने को मिलेगी अमीर वर्ग वर्सेस गरीब वर्ग में। एक समाजशास्त्र सिद्धांत जो यहाँ पे कार्ल मार्क्स देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, वो स्वास्थ्य में भी आपको देखने को मिलती है। अब अगर यहाँ पे देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो मुख्य विशेषता सबसे पहले कि सामाजिक असमानता पर जोर देता है, कि समाज में देखा जाए तो विभेद का कारण है, एक कह सकते हैं असमानता क्रिएट करता है, स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए समान रूप से ना होना। स्वास्थ्य देखा जाए तो एक क्या है, संसाधन है, जैसा इन्होंने कहा है कि संसाधनों, शक्ति और अवसरों के असमान वितरण की बात करता है। तो स्वास्थ्य क्या हो गया, स्वास्थ्य को अगर आपसे पूछा स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य एक संसाधन है जहां तक सब तक की पहुंच बराबर रूप से नहीं है। इसी तरीके से एक वर्ग संघर्ष की स्थिति आपको क्रिएट करती है, और इसमें भी आपको स्वास्थ्य में ये बड़ा कारण जो है कि इस संसाधन पर सभी के समान रूप से पहुंच नहीं है, उसका एक बड़ा कारण है उसकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। यही है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, जो इसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो यहां पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के संदर्भ में कैसे अप्लाई होता है, इसका प्रयोग कैसे करना है। अब चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य के असमानता के कारण। जैसे हमने देखा कि ऐसा क्यों है, तो एक तो हो गया चलो गरीबी है, दूसरा क्या है, दूसरा देखा जाए तो यहां पे शिक्षा की कमी देखने को मिलती है।
शिक्षित ना होना भी आपको सही इलाज, सही जानकारी, सही सुविधाओं और उस तक पहुंच को यहां पर सीमित कर देता है। संसाधनों की कमी, ग्रामीण शहरी अंतर, जाति और लिंग भेद, ये बड़े कारण हैं जहां पर आपको स्वास्थ्य में विभेद की स्थिति का कारण बनता है। महिलाओं को समान रूप से वो सुविधा नहीं है। ग्रामीण स्तर पे जो अस्पताल सुविधाएं हैं वो शहरी स्तर के यहाँ पर मुकाबले बेहतर नहीं है। या फिर हम कहें संसाधन जो अस्पताल हैं, सुविधाएं हैं, डॉक्टर हैं, मशीनरी है, वो यहाँ पर आपको सही से उपलब्ध नहीं है। तो वो सारे वितरण आपको देखा जाए तो इस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानता आपको बड़े स्तर पर भारत में देखने को मिलती है, जबकि हम ये भी कहते हैं कि विदेशी जो होते हैं वो भी भारत में कई सारी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलाज सस्ता है। इसके बावजूद भारत में गरीब और मध्यम वर्ग को वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है जो कि अमीर वर्ग को हैं। इसी तरीके से कहा जाता है कि इसके उदाहरण जैसे क्या है कि प्राइवेट अस्पताल वर्सेस आप सरकारी अस्पताल को देख लीजिए। प्राइवेट अस्पताल में क्या है, अच्छी सुविधाएं हैं, साफ सुथरी जगह है, सभी तरह की मशीनरी है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और हर तरीके की जांच है और आपको सही समय पे यहाँ पर निदान की हर एक स्तर की सुविधाएं हैं, लगातार चेकअप्स हो रहे हैं, लगातार आप पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं आपको नहीं है। ना तो यहाँ पर मेडिकल आपको पर्याप्त रूप से मिलता है, ना ही डॉक्टर सही समय पे आपको उपलब्ध होते हैं, ना ही यहाँ पर आपको मेडिकेशन आपको पर्याप्त रूप से मिलती है, और शायद आपको बहुत अच्छी अगर सुविधा चाहिए होगी या कोई बहुत इलाज अगर ऐसा हो गया जो बहुत महंगा है तो वहां पर आपको सरकारी अस्पताल में वो भी आपको नहीं मिलता है। तो ये जैसे कि आप कैंसर देख लो, हार्ट सर्जरी देख लो, महंगे इलाज हैं, और ये महंगे इलाज गरीबों के लिए नहीं है। वो पहले ही हाथ यहाँ पर खड़ा कर देंगे, भाई इतना पैसे चाहिए, अब गरीब कहां से लाएगा। अगर उसके पास नहीं है तो यानी कि वहां पर वो उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये गरीबी देखा जाए तो एक अभिशाप भी यहाँ पर जो कहा जाता है ना, कई बार यहाँ पर ऐसे ही मुद्दों के कारण कहा जाता है कि जो गरीबी के कारण उसे वो सुविधाएं नहीं मिल रहा है जो अमीर व्यक्ति को मिल जाती हैं। सुविधाएं होते हुए भी उसकी पहुंच वहां पर नहीं हो पाती है, और उसका एक बड़ा कारण एक आर्थिक स्थिति आपको बनती है, संसाधनों तक उसकी पहुंच को सीमित कर देती है। आलोचना क्या है, यह सिद्धांत केवल असमानता पर ध्यान देता है। अगर हम देखें सिर्फ यहां पर ये कहता है ये अच्छा नहीं है, ये असमान है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ये समस्या जो है ये असमानता के कारण है, पैसों की कमी कारण है, अमीर वर्सेस गरीब का है, ये अपने आप में एक विभेदकारी की स्थिति को क्रिएट करता है। ये उसकी आलोचना के पक्ष में कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी भी देखी जाए तो ये है। सरकार अपने स्तर पर ठीक है काफी सारा काम करती है, सरकारी अस्पतालों में काफी सारी सुविधाएं देती है, काफी सारी मेडिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और अन्य तरीके के यहाँ पर सुविधाएं दे रही है, जहाँ 5 लाख का मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं हैं। लेकिन प्रयास यहाँ पर काफी सारी चीजों को लेकर के है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में ऐसा भी है कि सुविधाएं उस स्तर की और पहुंच उस स्तर का अभी भी नहीं है। ग्रामीण और शहरी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं एक जैसी नहीं है, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में सुविधाएं एक जैसी नहीं है। ये सही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि आलोचना करनी है तो हम इस पक्ष को यहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक सहयोग को कम महत्व देता है, ठीक है, कि लोग एक दूसरे की हेल्प भी तो करते हैं। आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों को अगर दिक्कत है तो आज सोशल मीडिया के जमाने में जब वो अपनी समस्याओं को रखते हैं और क्राउड फंडिंग की यहां पर चीजें बहते हैं तो काफी सारे लोग यहां पर हेल्प भी करते हैं। तो वैसी भी चीजें यहाँ पर आपको हैं, काफी सारे एनजीओज हैं वो यहाँ पर आपको खर्चा उसका उठाते हैं, तो ये भी सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य असमानता जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को ही के बराबर है। यानी कि आप एक स्थिति कह सकते हैं कि अगर वर्तमान समय में सामाजिक रूप से असमानता आप देखने को मिलती है, आप उसको अगर वहां पर सवालिया निशान उस पर उठाते हैं कि यह समाज में इस तरीके का भेद क्यों है, या फिर आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्तर पर अमीर और गरीब की जितनी चर्चा होती है उतनी यहाँ पे स्वास्थ्य असमानता को लेकर क्यों नहीं होती, वो वैसा ही है। स्वास्थ्य के स्तर पर सही पहुंच सभी की न होना भी एक बड़ी समस्या सामाजिक तौर पर यहां पर है, और इसकी यहां पर चर्चा होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो यह है आपका संघर्ष सिद्धांत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यहां पर है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, फंक्शनलिज्म। यह क्या होता है समझिएगा। प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है इसे दिया था इमाइल डर्खेम ने, ठीक है। तो किसने दिया था ये भी ध्यान रखते चलिएगा, आपको मिलान करने को लेकर हो सकता है सही आपको देखा जाए कौन सा सही है ऐसा भी पूछा जा सकता है, या किसने सिद्धांत कौन से दिया था ये भी पूछा जा सकता है। ये सारी चीज ध्यान रखना है। तो समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे थे, इनके ने अपने सिद्धांत में क्या कहा है। ये समाज को एक सिस्टम मानते हैं और हर भाग का एक कार्य यानी कि फंक्शन होता है, इस बात को उन्होंने प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा है। यानी समाज एक सिस्टम की तरह है जिसमें हर एक वर्ग विभेद या व्यक्ति यहां पर जो है उसका अपना यहां पर फंक्शन है, यानी उस तरीके से वो आपको काम करता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है, आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा और। स्वास्थ्य के संदर्भ में इसका कैसे प्रयोग हो रहा है या इसको कैसे देखा जा सकता है। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर हम देखें, स्वास्थ्य प्रणाली समाज के संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। संतुलन कैसे बना रही है, तो देखिए यहां पे डॉक्टर भी है, डॉक्टर अस्पतालों में है, अस्पताल में देखा जाए तो परिवार को यहां पर आते हैं, सुविधाएं जो है सारी चीजें, और सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं यहां पर देने का प्रयास किया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो सेक्टर है, स्वास्थ्य सेक्टर, यहां पर मिलजुल कर काम कर रहा है। ठीक है, सरकार के द्वारा जो है परिवारों को यहां पर पोषण या अन्य तरीके की सुविधाएं और अन्य यहां पर खर्चे उठाए जाते हैं। एक तरीके से देखिए रोजगार है, अस्पतालों की सुविधाएं हैं, मेडिकेशन है, कई सारी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, आयुष्मान जैसे कार्ड, जिसके माध्यम से यहाँ पे और कई सारी योजनाओं को लेकर के टीकाकरण जैसे मुफ्त कर दिया गया है। तो सरकार क्या कर रही है, परिवारों, बच्चों, महिलाओं को ध्यान में रख करके, वृद्धों को ध्यान में रखकर नई नई योजनाएं, स्कीम, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर देने का प्रयास कर रही है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर हैं जो अस्पताल में है, और अस्पताल में यहाँ पर परिवार और लोगों की पहुंच है, जहां पर वो अन्य तरीके की सुविधाएं, इलाज कर रहे हैं, सर्जरी से लेकर के आपको ऑपरेशन तक, और अन्य प्रकार के यहाँ पर इलाज, मेडिकेशन आपको प्रोवाइड हो रही हैं। यानी कि डॉक्टर इलाज कर रहा है, इलाज करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए अस्पताल है, उसको फंक्शन करने के लिए, रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए सरकार है, और वो सारी चीजें यहां पर परिवार को मिले, डॉक्टर मिले, अस्पताल मिले, और अगर देखा जाए बहुत ज्यादा महंगा है तो सरकार के द्वारा उन चीजों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो इस तरीके से मिल करके ये समाज को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। पारिवारिक स्तर पर देखा जाए तो स्वच्छता का ध्यान रखना हो गया, बच्चों को यहाँ पर टीकाकरण हो गया, वो सारी सुविधाएं भी कराई जा रही हैं। सिक रोल, बीमार की भूमिका क्या है। देखिए एक अवधारणा है टैलकॉट पर्सोना, जिसमें 2 अधिकार और 2 कर्तव्य होते हैं। ठीक है, टैलकॉट पर्सोना में देखा जाए जो अधिकार हैं, जैसे कि आपको बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता और काम से छूट मिलती है। ठीक है, और कर्तव्य क्या है कि जल्दी ठीक होने की कोशिश करना और डॉक्टर की सलाह माना। तो यहाँ पे 2 अधिकार हैं कि आपको बीमारी, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके लिए उसे जिम्मेदार माना, या तुम जब देखो तब बीमार हो जाते हो। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं किसी के लिए कि तुम्हें इतनी बीमारी क्यों होती है। ठीक है, तो किसी को ये आप नहीं कह सकते हैं, यानी कि किसी को बीमार होने के लिए आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। और काम से यहां पर आपको छूट भी मिलती है। अगर आप बीमार हैं तो सिक एप्लीकेशन है, छुट्टी वहां पर आपको मिलती है, उसको लेकर के यहां पर देखा जाए तो लोग मेडिकल भी लगाते हैं कि यहां पर देखिए मैं बीमार हूं, मैं काम करने में समर्थ नहीं हूं, और यहां पर उससे छुट्टी मिलती भी है, जो वर्तमान समय में भारत में भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं काम कर रहे हो, चाहे कहीं स्थिति में हो। कर्तव्य क्या है, कर्तव्य यह है कि आपको जल्दी से ठीक होने की कोशिश करना। अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो आपको, लेकिन ये कोशिश, आप देखिए इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते शायद आप बीमार क्यों हो रहे हैं, ये आपका संदर्भ नहीं है, कोई जिम्मेदारी इसके लिए नहीं ठहराएगा, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी जरूर है, कर्तव्य जरूर है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो। और जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए क्या करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे और डॉक्टर की सलाह मानेंगे। डॉक्टर ने कहा कि देखिए अगर आपको ठंडा पानी पीने से नुकसान हो रहा है तो आप मत पीजिए, आप उसकी सलाह को मानिए। खाने पीने को कह रहा है, या टाइम से सोने के लिए कह रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ मेडिकेशन लेने को कह रहे हैं और उसको एक कोर्स के तहत इतने दिन चलाने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह को मानते हुए जल्दी से ठीक होने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये है आपका सिक रोल यानी बीमार की भूमिका, जिसमें टैलकॉट पर्सोना, इसको ध्यान रखिएगा, टैलकॉट पर्सोना का अवधारणा जो है इसमें 2 अधिकार 2 कर्तव्य हैं, और इनको यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार सिक रोल जो है समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने का एक काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो सभी मिलकर के समाज के संतुलन को इस तरीके से बनाए रखते हैं, जिसमें डॉक्टर, अस्पताल, परिवार, सरकार जो होती है मिलकर के काम करते हैं, और यही इनका कहना है कि एक समाज जो है सिस्टम है और हर भाग का एक यहाँ पे कार्य होता है, फंक्शन काम करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। विशेषताएं क्या है, विशेषताएं हैं कि सामाजिक व्यवस्था और संतुलन इससे बनी रहती है। हर संस्था का इसमें कार्य महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही काम करेगा बाकी नहीं करेंगे। और स्वास्थ्य जो है एक सामाजिक स्थिरता का आधार बनता है, क्योंकि जितना स्वस्थ व्यक्ति है उतना स्वस्थ समाज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे देखा गया है। उदाहरण जैसे कि आपको देखा जाए, अस्पताल में उपचार प्राप्त हो रहा है, परिवार जो होता है वो देखभाल का काम कर रहा है, और सरकार जो होती है वो स्वास्थ्य योजनाएं बना रही है। इस तरीके से यहाँ पे सारा काम जो होता है आसानी से फंक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आलोचना क्यों की जाती है, आलोचना की जाती है कि असमानता को लेकिन इसने नजरअंदाज कर दिया। अमीर वर्सेस गरीब की जो बात की गई है उसको कौन, यहाँ पर आपने कोई चर्चा नहीं की है।
जो कि यहाँ पर अभी भी समाज में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली प्रवृत्ति है, जो यहाँ पर आपको देखा है कार्ल मार्क्स ने इसकी चर्चा की है। उन्होंने इस फंक्शनल सिस्टम उस संदर्भ को यहाँ पर शामिल नहीं किया है। दूसरा, हर चीज को ये सकारात्मक मानता है, नकारात्मकता का इसके बाद कहीं नहीं बात नहीं की गई स्वास्थ्य क्षेत्र में, जबकि कई सारी ऐसे संदर्भ हमें देखने को मिलते हैं जो स्वास्थ्य के सेक्टर में सुधारों की बात करता है, कई सारी कमियों को यहाँ पर उजागर करते हैं। सिक रोल की बात करें तो अवधारणा टैलकॉट पर सुना, इसके बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य प्रणाली समाज को संतुलित और व्यवस्थित बनाए रखती है, ये यहाँ पर देखा है प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है उस दृष्टिकोण से इसे देखा जाएगा। इसकी अपनी अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, हर सिद्धांत की वो यहां पर आपको ध्यान रखनी है। तीसरा इसमें आता है अंतःक्रियावादी सिद्धांत। इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी जो है ये दी गई थी, माइक्रो लेवल का एक सिद्धांत है जो व्यक्ति के व्यवहार, अनुभव और सोच पर आधारित है। व्यवहार, अनुभव और सोच पर आधारित है। इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया है कि बीमारी केवल जैविक नहीं है, बीमारी केवल जैविक नहीं है बल्कि व्यक्ति की सोच और सामाजिक अनुभव से भी प्रभावित होती है। कई बार ऐसे भी होता है, देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, धीरे धीरे वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, भूख लगना कम होती है, फिजिकल एक्टिविटी कम होने लगती है, और यहां पर देखा है उनका सामाजिक जो होता है जुड़ाव वो उससे भी धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाए, जो कहा गया है कि बीमारी केवल जैविक नहीं है बल्कि व्यक्ति की सोच, सामाजिक अनुभव से भी प्रभावित है, वो बिल्कुल यहां पर देखा जाए तो सही भी है। समझिए, जैसे मुख्य अवधारणा इसमें है इलनेस वर्सेस डिसीज। डिसीज जो होती है वो चिकित्सीय स्थिति है, और इलनेस जो होती है वो व्यक्ति का अनुभव होता है कि यार मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा बीमार हूं, यार मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ये आपकी इलनेस है, यानी कि ये आप खुद फील कर रहे हो। ठीक है, आप बैठे हो लग रहा है कि यार लगता है मुझे अंदर से अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, यार मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है, यार मुझे शरीर में लग रहा है कि जैसे बुखार सा आ जाएगा। तो एक फील है, यानी कि इलनेस, यानी आपको फील हो रहा है, इसे हम इलनेस कहते हैं। और डिसीज क्या है, चिकित्सीय स्थिति, यानी कि कोई बीमारी हो गई है, मलेरिया हो रहा है, बुखार आ चुका है, आप वहां पे बीमार, आप चेकअप हो रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग दवाइयां मिल रही है, तो वो आपकी चिकित्सीय स्थिति हो गई। दूसरा यहां पर है लेबलिंग थ्योरी, बीमार और स्वस्थ, कोई कौन बीमार है और कौन स्वस्थ है, एक लेबल क्रिएट करना। समाज के द्वारा ये कहा जाता है कि व्यक्ति को कि ये व्यक्ति बीमार है और ये व्यक्ति स्वस्थ है, और इस माध्यम से ये अच्छा है, ये बुरा है। कोई बहुत फिट है और ये बहुत स्वस्थ आदमी है, हेल्दी है। कोई बहुत दुबला पतला है, यार ये खाना वाना नहीं खाते हो क्या, यार कुपोषण हो क्या, यार बीमार रहते हो क्या, चेहरा डल है। तो वहां पर क्या है, एक लेबलिंग भी होती है, स्वस्थ व्यक्ति है कौन सा है, बीमार व्यक्ति कौन सा है, अच्छा कौन दिख रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा डल दिख रहा है। डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन की बात करें तो डॉक्टर मरीज के बीच जो संबंध होती है, इसके माध्यम से डॉक्टर मरीज को, अपने पेशेंट को समझता है, उसकी मन स्थिति को समझता है, उसकी बीमारी को समझता है, भरोसा एक डेवलप होता है। उस आधार पर डॉक्टर क्या आता है, उसकी मेडिकेशन शुरू करता है, सलाह देता है, उपचार के उपाय बताता है, और साथ साथ लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने की बात करता है। उसकी बातों को सुन करके जब यहाँ पर मरीज जो होता है उसको अप्लाई करता है और वो बेहतर होना शुरू होता है, तो उसका भरोसा जो होता है वो डॉक्टर पे और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि ये मेरे बेहतरी के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, और इस तरीके से डॉक्टर पेशेंट का यहाँ पर देखा भरोसा बनता है, जो इलाज और मेडिकेशन उसको यहाँ पर फायदा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें आपको सिस्टम बनती है कि एक अंतःक्रिया जो होती है बनती है दोनों के मध्य, और इस अंतःक्रिया से यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का अनुभव होता है और एक बेहतर स्थिति आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तो एक तरीके से आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति की बात इसमें नहीं की गई है, बल्कि व्यक्ति के अनुभव, सोच, सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर जैसे कि आपको लोगों से मिलते हैं उसका सामाजिक अनुभव है, और व्यक्ति किस तरीके से अपने आप को सोच रहा है, यार मैं बीमारी हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अपनी सोच है, दोनों पर डिफरेंट करता है। दोनों तरीके से यहाँ पर आपको इसे देखने को मिलता है। अब अंतःक्रियावादी सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? अंतःक्रियावादी जो सिद्धांत है ये अपने आप में व्यक्तिगत अनुभव पर एक तो ध्यान आधारित करता है, सामाजिक व्यवहार इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ ही यहाँ पर जो परसेप्शन है उसका भी प्रभाव पड़ता है। लोगों का परसेप्शन आपके प्रति, आपका परसेप्शन दूसरों के प्रति, पूर्वाग्रह से अगर आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं तो वहां पर चीजें प्रभावित करती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव जो होता है आपका कैसा है, और साथ ही साथ सामाजिक व्यवहार जो होता है अगर आपके साथ बेहतर है तो आप आसपास के माहौल अगर अच्छा है तो आप अच्छा फील करते हैं। अगर आज आसपास का माहौल जहां आप रहते हैं वही बहुत ज्यादा टेंस्ड है, बहुत ज्यादा यहाँ पर चिंताग्रस्त है, लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा
जो होती है एग्रेसिव है, या ऐसी है जो माहौल नेगेटिव है, नेगेटिव माहौल आप कह सकते हैं। माहौल अगर नेगेटिव है, सामाजिक जो स्थिति है, जो जुड़ाव वो बहुत अच्छा नहीं है, तो वो धीरे धीरे आपके शरीर पर भी टॉल करना शुरू करता है, उसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है, और मन स्थिति से लेकर के शारीरिक स्थिति तक आपको उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हल्की बीमारी को भी गंभीर मान ले और कोई गंभीर बीमारी को नजरअंदाज कर दे, ये अपने अपने स्तर पर है। कोई कह दे कि यार मुझे सर्दी खांसी जुकाम ही है, लेकिन उस सर्दी खांसी जुकाम को कोई बहुत बड़ा बना ले, अरे यार मैं बीमार हो गया, अरे मुझे बुखार आ रहा है, अरे मुझे यहाँ पर सर भी भारी लग रहा है, हेडेक भी हो रहा है, मुझे चलने में यहाँ पर मेरी सांस भी फूल रही है, मुझसे मेरी भूख भी खत्म हो गई है, मुझसे कुछ किया नहीं जा रहा है, ठीक है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मतलब आप उसमें दुनिया भर की चीजें आप सोचने लग जाएं। और एक व्यक्ति यार सर्दी खांसी जुकाम ही तो है, थोड़े टेबलेट खाएंगे, दवाई खाएंगे, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वहां पर आप इसे देखते कैसे हैं, है ना? आप इसे देखते, बीमारी को देखते कैसे हैं, वो आपके ऊपर है। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं तो उन बीमारियों से लड़ने की खुद की जो बॉडी की क्षमता है वो बेहतर होती है, आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो होता है, बीमारी बहुत छोटी, लेकिन उसे सोच सोच के वो और ज्यादा अपनी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, जिससे वो और भी ज्यादा बीमार हो, जल्दी ठीक होने के उसके चांसेस होते हैं कम हो जाते हैं। तो ये जो चीजें यहां पर आपको कही गई है कि परसेप्शन कैसा, ये परसेप्शन का यहां पर एक बेहतर उदाहरण है, ठीक है, इसको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए, आलोचना क्यों होती है? देखिए, आलोचना इसलिए की जाती है इस सिद्धांत को लेकर के कि इसमें बड़े सामाजिक मुद्दों, गरीबी, असमानता को ये भी यहां पर नजरअंदाज कर देते हैं, और ये यहां पर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है। इस सिद्धांत का आप निष्कर्ष क्या है कि स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति की सोच और सामाजिक अनुभव पर ही आधारित है, यही इसका केंद्र बिंदु है। और जितना यहाँ पर स्वास्थ्य की समझ और अनुभव व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से लेता है, कैसे उसे डील करता है, कैसे उससे बेहतर होता है, पॉजिटिव रहना, ये सारी चीजें। तो सोच, सामाजिक अनुभव, स्वास्थ्य की समझ, ये जैसा व्यक्ति का होगा, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होगा वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव यहाँ पर चीजें रहेंगी, बीमार कम पड़ेगा, चीजें बेहतर या रिकवरी जल्दी होगी। और यदि बीमारी हर छोटी चीज को बहुत बड़े तरीके से बनाकर देखता है और उसका सामाजिक अनुभव ऐसा है, खुद को लेकर के उसका अनुभव ऐसा है, परसेप्शन ऐसा है, तो वो चीजें वहां पे लगातार वो व्यक्ति डल ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बीमार ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर उसका कार्य भी प्रभावित इससे होता है। तो ये हो गया आपके स्वास्थ्य के समाजशास्त्री दृष्टिकोण। हमने देखे हैं कि स्वास्थ्य के समाजशास्त्री दृष्टिकोण 3 तरीके के हो गए: संघर्ष, प्रकार्यात्मक और अंतःक्रियावादी। ठीक है, जो संघर्ष सिद्धांत है वो कैसा है? वो सामाजिक असमानता पर ध्यान देता है। जो आपका प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो सामाजिक संतुलन की बात करता है, और जो अंतःक्रियावादी सिद्धांत है वो अनुभव और व्यवहार की बात करता है ना? तो यहां पर जो होता है, इसको ऐसे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको कहूं तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। संघर्ष जो होता है सिद्धांत, उसका स्तर मध्यम है, मैक्रो लेवल का है, फोकस असमानता पर है, और मुख्य विचार अमीर वर्सेस गरीब का है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, यह भी आपका मैक्रो लेवल पर है, फोकस इसका संतुलन पर है। साथ ही यहां पर देखा जाए जो मुख्य विचार है, समाज के अलग अलग जो भाग हैं वो मिलकर के यहां पर आपको काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। तीसरा अंतःक्रियावादी है, जो माइक्रो लेवल पर आपको है, और इसका व्यवहार, इसका फोकस जो होता है व्यवहार पर रहता है, और ये व्यक्ति की सोच और अनुभव पर आधारित है। तो ये तीनों सिद्धांत हैं, उनके अंतर है, उनकी यहाँ पर प्रक्रियाएं। ये समझ में आ गया? तो ये स्वास्थ्य के समाजशास्त्री सिद्धांत है, इनको अच्छे से वापस से आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, इनको यहाँ पर अच्छे से चीजें क्लियर रखनी है। और इसीलिए यहाँ पर एक मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट टाइप का टेबल बना दी है, जिससे सारी चीज पढ़ने के बाद इसको इस स्तर पे आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, संघर्ष सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, किस पर फोकस करता है। तो यहाँ पर ये बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरी चीज समझेंगे। अब एक और चीज यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूं, स्वास्थ्य के मॉडल्स। स्वास्थ्य के जो मॉडल हैं, यानी कि स्वास्थ्य को समझने के 3 प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं। कौन कौन से? एक है जिसको हम कहते हैं जैव चिकित्सीय मॉडल, दूसरा है जिसको हम कहते हैं सामाजिक मॉडल, और तीसरा जिसे हम कहते हैं समग्र मॉडल। इन्हीं तीनों को अब चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं कि स्वास्थ्य का सही दृष्टिकोण और बेहतर जीवन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये स्वास्थ्य के 3 मॉडल किस तरीके से काम करते हैं। पहले बात करते हैं जैव चिकित्सीय मॉडल की। जैव चिकित्सीय मॉडल देखा जाए, इसका अर्थ क्या है? जैव चिकित्सीय मॉडल कहता है कि केवल शारीरिक दृष्टि से देखना, फिजिकल आधार पर ही यहां पर जैव चिकित्सीय मॉडल फोकस करता है। इसमें बीमारी का कारण शरीर में जैविक गड़बड़ी को माना जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल डिफेक्ट, यानी कि शरीर अगर आप बीमार हैं तो फिजिकली आपके शरीर में किस तरीके की डिसबैलेंस हुई है, क्या दिक्कत हुई है, किस चीज से आप ग्रसित हुआ है आपका शरीर, उस चीज की जांच पड़ताल इत्यादि की जाएगी, उस आधार पर देखा जाएगा।
मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है? इस मॉडल में शरीर को एक मशीन की तरह माना जाता है, शरीर को एक मशीन की तरह माना जाता है, और बीमारी जो है वो शरीर के किसी अंग या तंत्र की खराबी को माना जाता है कि कोई फंक्शन बॉडी का नहीं सही से काम कर रहा है, इस कारण से यह बीमारी है। ठीक है, यहां पे देखिए इसका ध्यान केवल रोग के इलाज पर रहता है। उन्हें यह पता करना है कि शरीर के किस अंग में दिक्कत है और उसके इलाज, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। कि अगर आपको बीमारी है, मान लो मलेरिया हो गया है, तो मलेरिया आपके किस बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करता है, चिकनगुनिया हो गया है या कैंसर है, या फिर आपको जो भी यहाँ पे बीमारियां हैं, ठीक है, आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो चीजें पता की जाती हैं कि कहाँ दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, आपको किस अंग में दिक्कत है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसमें मानसिक और सामाजिक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया, मतलब कर दिया जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक तरीके से किस पर फोकस कर दिया गया है, आपके फिजिकल एक्टिविटी पर, फिजिकल यहाँ पर प्रॉब्लम्स को लेकर के। जैसे कि देखा जाए कि आपको बुखार है, संक्रमण है, चोट इत्यादि है, ठीक है, तो बुखार है तो यहाँ पर आपको दवाइयां दे दी गई, कोई चोट लग गई है तो वहां पर आपको सर्जरी कर दी गई, संक्रमण किसी चीज का हुआ तो उसको टेस्ट के माध्यम से पता किया जाएगा, फिर उसका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखा जाता है इस जैव चिकित्सीय मॉडल में। लाभ क्या है? लाभ यह है कि रोग का सटीक निदान इसमें संभव है, यानी कि जहां समस्या है उसको पता किया, उसी से संबंधित आपको दवाइयां दे दी है, जल्दी उसका इफेक्ट होता है, वापस से वो बॉडी पार्ट जैसे ठीक हुआ, आप फिजिकली वापस से फिट हो जाते हो। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं पर यहाँ पर विकास के कारण किसी भी समस्या का यहाँ पर इलाज तुरंत हो सकता है और जल्दी से यहाँ पर रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन सीमाएं क्या है? सीमाएं यह है कि व्यक्ति शारीरिक तौर पर तो फिट हो जाता है या ठीक हो जाता है, लेकिन उसके मानसिक और सामाजिक कारणों की यहां पर अनदेखी कर दी जाती है कि व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ, मानसिक स्तर पर क्या कोई परेशानी भी है क्या उसको, या उस रोग से उबरने में उसे कितनी यहां पर मेंटली प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, सामाजिक स्तर पर उसका कैसे है, केवल लक्षणों पर ध्यान देता है, कारणों को यहां पर जानने की कोशिश नहीं करता है, जो कि यहां पे इलाज की यहां पर जैव चिकित्सीय मॉडल की एक बड़ी कमी आपको दिखाई देती है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो जैव चिकित्सीय मॉडल है वो आपको शारीरिक बीमारी और उसके इलाज पर ही काम करता है। चलिए दूसरे पर आते हैं। दूसरा है सामाजिक मॉडल, है ना। सामाजिक मॉडल क्या है? सामाजिक मॉडल जो स्वास्थ्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों को जोड़ करके इसमें देखा जाता है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 3 आधारों पर है, उसमें सिर्फ फिजिकल था और इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों को जोड़ करके हम जो मॉडल यहां पर विकसित करते हैं उसे ही कहा जाता है सामाजिक मॉडल। अब सामाजिक मॉडल की विशेषताएं क्या है? सामाजिक मॉडल में देखा जाता है व्यक्ति अमीर है, गरीब है, व्यक्ति शिक्षित कितना है, व्यक्ति के पास कोई रोजगार है या नहीं है, व्यक्ति के आसपास जहां रहता है वहां स्वच्छता है कि नहीं है, व्यक्ति के जहां निवास करता है उस क्षेत्र का एरिया जो है वहां पे पर्यावरण के हिसाब से आकलन कैसा है। तो ये सारी चीजें जो होती है, बीमारी को केवल शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी माना जाता है, और सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, पर्यावरण कारणों को जानने के इन कारकों को भी समझा जाता है कि व्यक्ति अगर गरीब है तो वो ऐसी जगहों पर रह रहा होगा जहां स्वच्छता नहीं होगी, इन्वायरमेंटल के दृष्टिकोण से हो सकता है नाले हो या फिर आपको कूड़ा कचरा हो या फिर वहां पर बहुत ज्यादा सफाई ना हो, जिसके कारण देखा जाए तो विभिन्न तरीके की बीमारियां होने का खतरा ज्यादा बढ़ता है। रोजगार जो होगा वो बहुत ज्यादा सीमित होगा, शिक्षित नहीं होगा, इसलिए बहुत अच्छी रोजगार भी यहां पर आपको नहीं कर सकता है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं उस व्यक्ति के बीमार होने में या बार बार यहां पर उसको समस्याएं होने में या कोई गंभीर बीमारी होने में। अब अगर ऐसी स्थिति में रह रहा है, तो अगर गंदगी बहुत ज्यादा है, ऐसे इलाकों में रह रहा है, तो बेसिक है कि जहां गंदगी होगी वहां से आपको विभिन्न तरीके की बीमारियां जन्म लेंगी और उससे वो ग्रसित हो सकता है। गरीबी के स्थिति में क्या होगा, वो ठीक से खा भी नहीं रहा होगा, कुपोषण का शिकार होगा, कुपोषण के शिकार होगा तो शरीर यहाँ पे कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा तो इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, और इम्यून सिस्टम कमजोर होगा वो तो किसी भी बीमारी से बहुत जल्दी ग्रस्त हो सकता है। इसके बाद उसको किसी रिकवरी में इलाज उसको सही से नहीं मिलेगा, इलाज होने के बावजूद से सही खाना पीना नहीं मिला तो रिकवरी धीरे होगी, शारीरिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर होगा और मानसिक रूप से भी और ज्यादा समस्याप्रद हो जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण इत्यादि की समस्या से भी यहाँ पर उसको फेफड़े संबंधित, नाक संबंधित यहाँ पे बीमारियां हो सकती हैं। लाभ क्या है? लाभ इसमें यह होता है कि स्वास्थ्य के मूल कारणों पर ध्यान दिया जाता है और समाज में सुधार लाने में मदद की जाती है। क्योंकि अगर हमें यह पता है कि व्यक्ति इस कारण से बीमार पड़ रहा है, उन कारणों को ही दूर कर दिया है, तो फिजिकली तौर पे वो बीमार ही ना पड़ेगा या बहुत लिमिटेड पड़ेगा या जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। तो इसलिए ये उन संदर्भों पर सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय कारणों पर भी काम करता है, जिससे यहां पर इसके इफेक्टिव
आपको लाभ देखने को मिलते हैं। लेकिन सीमाएं क्या हैं? व्यक्तिगत जैविक कारणों पर कम ध्यान दिया जाता है और इलाज की बजाय रोकथाम पर ज्यादा फोकस होता है। यानी कि यहाँ पर फिजिकल समस्याएं हो गई जो हमने पहले देखा, जैव चिकित्सीय मॉडल जिसके लिए बेहतर है, उस चीज की कमी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलती है। तो एक स्वस्थ समाज का यहाँ पर निर्माण और रोगों के रोकथाम के लिए यहाँ पर अच्छा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो इलाज के दृष्टिकोण से ये आपको पक्ष कमजोर दिखाई देता है। तो दोनों ही जो पक्ष हैं, सामाजिक में आपको चिकित्सीय पक्ष कमजोर है और जैव चिकित्सा मॉडल में देखा जाए तो आपको सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक कमजोर हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक यहां पर हो सकते हैं और इसीलिए से समग्र मॉडल यानी कि होलिस्टिक मॉडल सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। और ये तीसरा मॉडल है। क्या है समग्र मॉडल, इसको समझिएगा। देखिए, स्वास्थ्य जो होता है वो शरीर, मन, समाज और आत्मा के संतुलन को कहते हैं। जब ये सारी चीजें आपकी फिट रहती हैं, संतुलन की अवस्था में है, आप फिट हैं, मेंटली आप कह सकते हैं कि ज्यादा यहां पर अच्छा महसूस कर रहे हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से आपका आसपास जहां रह रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लोगों से मिलना जुलना है, सब अच्छे से रहते हैं, साफ सफाई इत्यादि बढ़िया है, पर्यावरण आसपास के जो है पेड़ पौधे हैं, पार्क इत्यादि हैं, तो वो चीजें अच्छी हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आप जब शरीर, मन और समाज यहाँ पे सारी चीज बेहतर है तो आप एक संतुलन में रहते हैं, सब चीज बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है और ये एक फायदेमंद बात है। तो ये जो मॉडल है होलिस्टिक मॉडल, इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं के संतुलन को ये स्वीकार करता है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें व्यक्ति को एक पूर्ण इकाई माना जाता है, होल पर्सन, जिसका शरीर, मन, आत्मा का संतुलन होना जरूरी माना जाता है, यानी कि हर तरीके से फिट होना जरूरी है। उपचार के साथ साथ रोकथाम पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी सिर्फ इलाज करके नहीं भेज दिया जाएगा, बल्कि आपको जिन कारणों से हो रहा है उन कारणों पर भी ध्यान देकर के उसका उपचार करना है। जैसे कि यहां पर आपको देखा जाए, अगर मन नहीं है, शांति नहीं है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप कुपोषण का शिकार है, तो आपको कहेंगे भैया योगा थोड़ा किया करिए, ध्यान लगाया करिए, खाने में जो है आपको संतुलित आहार लीजिए, जरूर नहीं बहुत महंगा, आप ऐसी ऐसी चीजें भी है जो बहुत सस्ता मिलती है और शरीर के लिए अच्छी है, आप इन चीजों को लीजिए। काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग के माध्यम से पता किया जाता है आपको किस किस तरीके की दिक्कत है, आप क्या फील करते हैं, आप किस तरीके की समस्या, किस दौर से गुजर रहे हैं, और उस वहां पर उसको जान करके उसमें बेहतर उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसको साझा किया जाता है। शारीरिक तौर पे कोई दिक्कत है तो उसके लिए दवा दी जाती है। तो इस तरीके से दोनों स्तर पे काम किया जाता है। इसका लाभ क्या है? लाभ यह है कि संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देने से दीर्घकालिक स्तर का लाभ प्राप्त होता है और व्यक्ति को यहां पर अच्छा जीवन जीने में मदद करता है। लेकिन अपनी सीमाएं हैं। सीमाएं ये हैं कि लागू करने में कठिन है, क्योंकि सभी पहलुओं पर एक व्यक्ति के साथ काम करना, यानी काफी लंबे समय तक उसके साथ जुड़े रहना और उन सभी पहलुओं पर काम करना होगा। समय और प्रयास यहां पर अधिक लगता है और जरूरी नहीं कि व्यक्ति उतने से लंबे समय तक किसी चीज पर ध्यान भी दे, कार्य करे, या इतने लंबे समय तक आप यहां पर डॉक्टर या व्यक्ति या उसके साथ यहां पर एक कांटेक्ट में रहे। लोग जैसे ही ठीक हो जाते हैं मोस्टली यहां पर कांटेक्ट नहीं रहते हैं, अस्पताल जाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर यहाँ पर उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करना। जब तक बीमार है तो हर चीज़ को अप्लाई करते हैं, जैसे फिट हो गए तो सारी चीज़ों को फिर छोड़ करके उसी लाइफस्टाइल में वापस हो जाते हैं। और ये यहाँ पर एक समस्या का कारण होता है, जिसके कारण अक्सर देखा है तो समस्याएं बनी रह जाती हैं। तो ये है आपका समग्र या होलिस्टिक मॉडल। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। समाजशास्त्रीय सिद्धांत आपको 3 हमने बताया और उसी तरीके से आपको 3 यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के मॉडल आपको डिस्कस कर दिए हैं। तीनों को यहाँ पर अच्छे से स्टडी करिएगा, रिवाइज करिएगा, नोट्स यहाँ पे प्रॉपर बना लीजिएगा और यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाई, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो आगे का कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित पढ़ते रहेंगे। बस आपको ये काम जरूर करना है कि डेली बेसिस की क्लासेस का डेली यहाँ पर स्टडी कर लो, रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो और नेक्स्ट क्लास से पहले पिछला यहाँ पे जितना भी है उसके लिए तैयार करके बैठो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।